हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पाठ 2 श्वसन पाठ है। और इसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले से हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के और वहाँ से आप हमारे वीडियो को देखें। पाठ 1 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डाल चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 और पाठ का नाम है श्वसन। क्या नाम है? पाठ का नाम है श्वसन। पाठ का नाम है श्वसन है। और श्वसन पाठ से लेकर हम लोग आए हुए हैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और याद करें। कह रहा है कि यह पाठ है 2। क्या है? श्वसन चैप्टर का नाम है और पाठ है जो 2 है। इस पाठ का नाम है श्वसन और यह है बायोलॉजी से लिया गया है। चलिए, कह रहा है ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। पूछ रहा है ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। तो यह स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। कौन? तो आपका जवाब होगा कि ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है, तो स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। आपका जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। प्रश्न है आपका 1 नंबर है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ग्लूकोज की ऑक्सीकरण जहाँ ऑक्सीजन न हो। अनुपस्थिति मतलब होता है जहाँ उपस्थित न हो। क्या? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भैया ऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। सॉरी, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनुपस्थिति में तो अनऑक्सी श्वसन और उपस्थिति में तो ऑक्सी श्वसन कहेंगे। तो पूछ रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्सी। आपको याद रखना है, अनुपस्थित तो अनऑक्सी और उपस्थित तो ऑक्सी होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या चीज़ में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन कहते हैं और अनुपस्थिति में अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ था पिछले सवाल में अनऑक्सी था। देखिए यहाँ पर अनुपस्थित था। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और अभी जस्ट आपका सवाल है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपस्थिति, क्या चीज़ में? उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं। चलिए अगला सवाल है जैव कोशिकाओं में। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन है जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो सार्वजनिक वाहक जो है वह एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एटीपी कहलाता है। सार्वजनिक वाहक क्या है? तो एटीपी है। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त। संपूर्ण, क्या है? संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखे। पूछ रहा है संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम बताएं। तो संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम निम्न है। एक का नाम है प्रश्वास और दूसरा का नाम है उच्छ्वास। क्या है? पहला का नाम है प्रश्वास, दूसरा का नाम है उच्छ्वास। ठीक है।
चलिए अगला सवाल है 6 नंबर, कह रहा है श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त कि ऊर्जा के उत्पादन हेतु, किस चीज़ के लिए, ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए श्वसन आवश्यक है। पूछ रहा है जीवों के लिए श्वसन क्यों आवश्यक है, तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए, किस चीज़ के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवों को श्वसन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला सवाल है, कर है 7 नंबर प्रश्न है आपका, कोशिकीय ईंधन क्या है। कोशिकीय ईंधन क्या है, क्वेश्चन है 7 नंबर, कोशिकीय ईंधन क्या है, तो आपका जवाब होगा जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, कोशिकीय ईंधन क्या है, चाहे कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। श्वसन की क्रिया में जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कब, श्वसन की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त, कह रहे हैं श्वसन किस चीज़ के लिए, श्वसन के 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है, तो आपका जवाब होगा श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया है। एक को अवायवीय श्वसन, दूसरा को वायवीय श्वसन। क्वेश्चन है श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है, तो 2 आधारों पर बांटा गया है। एक का नाम है अवायवीय श्वसन, दूसरा का नाम है वायवीय श्वसन। सॉरी, अगला सवाल है, कह रहा है अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, किसे, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा वायवीय श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन के अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। कब में होती है, अनुपस्थिति, यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब अवायवीय श्वसन क्रिया होती है। जीवाणु और यीस्ट में इस प्रकार इस क्रिया में श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो जीवाणु और यीस्ट में होता है। इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल CO2 ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपसे पूछा जाएगा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बना देगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी श्वसन होती है, तो अवायवीय श्वसन होती है। जीवाणु और यीस्ट में इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, चाहे श्वसन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अवायवीय श्वसन किन में होता है, तो जीवाणु और यीस्ट में होता है। कह रहा है इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल, किस प्रक्रिया में, यानी अवायवीय श्वसन में कौन सा गैस बनता है, कौन सा पदार्थ बनता है, तो इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। पूछ रहा है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, तो आपका जवाब होगा वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो आपसे पूछा जाएगा वायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, तो आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन क्रिया किस स्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। चलिए अगला सवाल है,
कर है पायरुवेट। क्या कर है? पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में पूर्ण होता है? तो वायवीय श्वसन में होता है। किस चरण में? वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। फिर है अगला सवाल 14 नंबर कि मछली के श्वसन अंगों के नाम लिखे। जो मछली के श्वसन अंगों के नाम है गलफड़। क्या है? गलफड़ है। क्या है? मछली के श्वसन अंगों के नाम क्या है? गलफड़ है। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, इस देख रहे होंगे पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो वायवीय श्वसन में होता है। कहाँ होता है? वायवीय श्वसन में होता है। अगला सवाल आपका है पौधों में, कहाँ? पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? पौधों में पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है? तो पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। किस द्वारा होता है? शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। तो आपसे पूछेगा पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस अंगों से होता है? तो आप बताएंगे कि शरीर की सतह से होता है। और किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। आपका जवाब होना चाहिए। चलिए 16 नंबर सवाल है पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? पौधों में गैसों का, किसमें भैया? तो पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो आपका जवाब आंसर होना चाहिए पौधों में गैसों का विनिमय श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। किससे होता है भैया? तो श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से होता है। तो आपका जवाब होगा पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो आपका होगा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से होता है। चलिए अगला सवाल है 12 स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। किसके? स्थलीय कीट यानी कि जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, वही पूछ स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखे। तो स्थलीय कीटों के श्वसन अंग श्वसन नली तथा मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र है। बता रहा है स्थलीय कीटों के श्वसन अंग जो है उसका नाम है श्वास नली है। क्या नाम है? श्वास नली। और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम है नासिका छिद्र है। क्या नाम है? नासिका छिद्र है। श्वास नली तथा फेफड़ा है। मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम श्वास नली तथा फेफड़ा है। चलिए अगला सवाल कर है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो आपका जवाब होगा स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार श्वास नली या ट्रैकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वास नली या ट्रैकिया कहलाता है। चलिए कर रहा है वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें। वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। किससे होता है? फेफड़ों से होता है। तो वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम निम्न हैं जिनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। एक का नाम है रेप्टिलिया है। क्या नाम है? रेप्टिलिया तथा दूसरा का नाम है मैमेलिया है। क्या नाम है? मैमेलिया है। चलिए अगला सवाल कर है मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो आपका जवाब हो जाएगा मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। कौन कौन कहलाते हैं भैया? तो मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रैक्सिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। चलिए अगला सवाल है कर है पचे हुए, क्या है भैया? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा
होता है। चलिए 21 नंबर सवाल है, ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल, ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? किस क्रिया द्वारा बनता है? तो यह बनता है किण्वन क्रिया द्वारा। ईस्ट में पाइरूवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो आपका जवाब होगा किण्वन द्वारा बनता है। चलिए अगला सवाल है, करें ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स किस यौगिक के निर्माण से होता है? यानी कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, उसी को कराए क्रैम्प यानी क्रैम्प का मतलब होता है दर्द। यानी कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो आपका जवाब होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प निर्माण होने लगता है और पैरों में दर्द उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगला सवाल है, करें श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पूछ रहा है श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो आपका जवाब होगा पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला सवाल 24, ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। कहाँ खुलती है? ग्रासनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्त, कर है प्रत्येक श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? तो वायु कोष्टिका वाहिनियाँ बनाती है। क्या बनाती है? वायु कोष्टिका वाहिनियाँ बनाती है। चलिए अगला सवाल है 26 नंबर सवाल है आपका, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो यह वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। कहाँ? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो वक्ष गुहा में अवस्थित रहता है। कर 27 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में अवस्थित रहता है, जो आरबीसी कहलाता है। क्या कहलाता है? आरबीसी को, यानी कि आरबीसी में क्या होता है? ऑक्सीजन का मात्रा होता है और यह लेकर के हमारे शरीर को रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्राएं होती हैं जो शरीर के प्रत्येक भागों में लेकर दौड़ने का काम करती हैं और यह आरबीसी में होता है। किस में होता है? आरबीसी में होता है। चलिए इसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूंगा। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? भैया वक्ष गुहा के पश्च भाग में नहीं, पश्चिम में होता है पीछे वाला भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। भैया जगह साउंड सर्विस में मेरे दोस्त, जिस तरह साउंड सर्विस में डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के धक धक करने से आवाज़ें बाहर निकलता है, वही डायफ्राम कट जाता है तो आवाज़ रुक जाता है, यानी साउंड खराब हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के ये फेफड़ा के और उदर गुहा के बीच में एक खाल जगह होता है जहाँ डायफ्राम अवस्थित होता है। यही डायफ्राम कभी कभी चोट लगने से या किसी कारण से बंद हो जाता है और मनुष्य चुप हो जाता है, यानी कि आदमी मर जाता है, तो उसे यह डायफ्राम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए अगला सवाल है आपका, कर है श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो फेफड़ा से होता है। कहाँ से होता है? फेफड़ा से होता है। अगला सवाल है आपका, कर है श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो श्वसन केंद्र मस्तिष्क के नासिका छिद्र में अवस्थित है। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप 2026 की बिहार बोर्ड की तैयारी मज़े करें हमारे चैनल के माध्यम से। हम लोग बायो के प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया गया है और यह पार्ट 2 है
जो आपके क्लास 10 के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के दूसरा पार्ट है श्वसन, और इसके सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैनल पर डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो देखें और इसके माध्यम से अब बिहार बोर्ड की तैयारी करें सभी विषयों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।